नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यह पेपर वैल्यू एडिशन कोर्स के तौर पे पढ़ा जाता है, यानी वैक पेपर के तौर पे पढ़ा जाता है। आज जो हम इसका जो पहला यूनिट जो है उसको कवर करने जा रहे हैं, जो कि इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो अगर हम पहले देखें जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार अस्तित्व में आया, उसके अस्तित्व में आने की क्या प्रक्रिया है, या फिर कैसे ही हमारे सामने जो आज हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो देखिए, जो सबसे पहले जो आइडिया है, यहाँ से इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि जो 1934 के अंदर सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि आजाद भारत का किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, या आजाद भारत की जो नीति होगी आजाद होने के बाद वो क्या होगी। तो उसके लिए क्या बोला गया कि नहीं, सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके अंदर जो भारत की जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी नेताओं ने भाग लिया था, या फिर जितने भी लीडर थे, जो पढ़ा लिखा समाज था उस समय का भारत का, उसको हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लेके आएंगे और हम बात करेंगे कि हम कैसे आज़ाद भारत की संकल्पना, यानी जो आज़ाद भारत है उसकी संकल्पना क्या होगी, उसकी चिति क्या होगी, उसके चित्त में क्या होगा, वो कैसा होगा आज़ाद होने के बाद, वो किस ओर बढ़ेगा, उसके बारे में इस असेंबली के अंदर हम बात विवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो सबसे पहले जो M.N. रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने प्रस्तुत करा। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं यूपीएससी में या फिर एसएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में, जो गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी सीए है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो M.N. रॉय ने ही प्रस्तुत करा था। ये भी एक भारतीय थिंकर है। बहुत इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में बात करा है, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के बारे में बात करा है, वो इनकी अलग फिलॉसफी है। ठीक है, के बाद जब ये आइडिया मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो यथार्थ में कब आती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 1946 में आपके सामने आती है। और उसका जो बेसिस होता है, ये बेसिस होता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी संविधान सभा, वो भारत में आती है। अभी संविधान सभा का क्या काम था कि भारत के लिए एक संविधान तैयार करा जाए कि जब भारत आजाद होगा तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक संविधान तैयार करना है। थोड़ा सा पीछे अगर देखें तो देखिए, जो कांग्रेस अगर हम कांग्रेस को देखें, तो कांग्रेस ने 1935 में इसका ऑफिशियली डिमांड करा था कि नहीं, कैबिनेट मिशन होना चाहिए, वो क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, जो 1935 में डिमांड करा था, जो कब अप्रूव होता है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अप्रूव होता है, और उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है, यानी जो संविधान सभा है उसका गठन होता है, यानी संविधान सभा का गठन कब होता है, 1946 में। प्लीज इसको भी लिखिएगा, कई बार ये आपके MCQ क्वेश्चंस या फिर जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो जब भी संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं तो ये इन सब के बारे में पूछा जाता है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इसके अंदर जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो किस तरीके से इलेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कैसे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसके अंदर जो वोट होने के बाद, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होने के बाद लोग इलेक्ट हो रहे, तो यानी जो इसमें अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग आए, वो क्या है, डायरेक्ट लोगों ने नहीं, जो जनता है, भारत की जनता, उन्होंने नहीं भेजा, बल्कि किस तरीके से आए, वो इनडायरेक्ट तरीके से आए, इनडायरेक्ट।
जो उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, देखिए उसको मेन पर्पस क्या था, राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, कि आजाद भारत के लिए एक संविधान लिखना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन पर्पस था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये नंबर याद रखना है। देखिए जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ऑर्गेनाइज हुआ था या फिर स्थापित हुआ था या गठन हुआ था, तो शुरुआत में 389 जो लोग हैं, 389 जो लोग हैं वो चुनकर आए। कैसे आए? इनडायरेक्ट, जो कि हमने पीछे देखा। देखिए दूसरा क्या था, जो मुस्लिम लीग थी और जो लीडर्स ने, जो मुस्लिम लीग है उसने पार्ट नहीं लिया था, तो उसके जो नेता थे वो बहुत सारे पाकिस्तान चले गए और उन्होंने भाग नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ये था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो फर्स्ट टेम्परेरी जो चेयरमैन बनी उसके। ठीक है, उसके बाद आप सभी का पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाद में उनको राष्ट्रपति चुना गया और उसके अध्यक्ष भी बने। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम था BN राव, जिनका आपने लगभग अभी तक नाम सुना ही होगा 11th-12th में, BN राव। अब देखिए जो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा की जो पहली सबसे बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर को। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि पहला तो ये हो गया कि 9 दिसंबर को सबसे पहले, दूसरा ये हो गया कि मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो पुरजोर से करने लगे। अब देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना यानी संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे संविधान बना नहीं है, मगर ये बनने जा रहा है, एक बुक है। ठीक है, मगर ये कैसा बनेगा उसके लिए कोई ना कोई आइडिया तो होगा, कोई ना कोई तो विचार होगा हमारे जितने भी लीडर्स थे, जो नेता थे, कि हाँ ये जो बुक जो आएगी, ये जो पुस्तक आएगी, ये जो संविधान पुस्तक आएगी, ये इन चीजों को फॉलो करेगी, इन आइडियाज को। तो जो आइडिया वाला जो पार्ट है वो आपका जितना भी था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, कि भारत कैसा है। तो आइडिया जो है संविधान का वो कहां पे दिखता है हमें? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिखता है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंश्राइंड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी जो संविधान निर्माता की आकांक्षाएं या मूल्य जो स्थापित करना चाहते हैं वो सारा हमें कहाँ मिलता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। हम सबको प्रेम्बल हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो वैल्यूज है जो हमारी प्रेम्बल में दिख रहा है, उससे पहले हमें कहाँ पे इनके आइडियाज दिखते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या क्या है कि हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे, समानता उपलब्ध कराएंगे, हम लोगों को फंडामेंटल फ्रीडम्स देंगे, जो मौलिक स्वतंत्रता है वो उपलब्ध कराएंगे। और इसको कब अडॉप्ट करा गया? 22 जनवरी 1947 को तो जो संविधान सभा में था उन सभी ने इसको अडॉप्ट करा। ठीक है, और किसी ने भी कोई रिजेक्ट नहीं करा। ठीक है, एक साझी एक संभावना पैदा हुई कि नहीं हम ये सब उपलब्ध कराएंगे अपने लोगों को, जिसमें ये सारा दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। तो ये जो संविधान जो बुक अभी बनी नहीं थी, इसके जितने भी आइडियाज थे वो कहाँ थे? आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। क्लियर हुआ? इसको हिंदी में लिखते हैं वस्तुनिष्ठ संकल्पना। मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप सबको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी लिख देना है। वस्तुनिष्ठ संकल्पना के साथ आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी लिख देना है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में
जो टाइम लगा लगभग आपका 2 साल 11 महीने 17 दिन के आसपास टाइम लगा, और 64 लाख के आसपास जो खर्च आया था उस टाइम पे। जो संविधान बन के जो तैयार हुआ उसके अंदर कितने 22 पार्ट थे। अब देखिए पार्ट क्या होते हैं, जैसे देखिए आप सबने पढ़ा होगा, जैसे इंडिया के बारे में फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, उसके बाद उसके सिटीजन्स के बारे में सेकंड पार्ट में दिया गया है, सिटीजन्स के राइट्स के बारे में जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं वो थर्ड पार्ट में दिया है, उसके बाद DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसको फोर्थ पार्ट में, ऐसे 22 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 22 पार्ट हो गए, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और कितनी बार संविधान सभा की मीटिंग हुई, ये लगभग 11 बार बैठकें चली, और ये जो लास्ट जो सेशन था वो हमारा 14 से 26 नवंबर के बीच में हुआ 1949। उसके बाद पास कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसे लागू जो करा गया वो 26 नवंबर को जो अडॉप्ट करा था, उसके बाद जो 26 जनवरी है उसको लागू कर दिया गया 1950 को। तो देखिए अभी तक जो हमारी लर्निंग जो रही है, हमने कहाँ से करा था, जो आइडिया ऑफ, देखिए इसको चीज को समझे, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, यहां से हमने 1 नंबर पे स्टार्ट करा था, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, कौन से, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। देखिए जो सबसे पहले हमने अभी तक लेक्चर में क्या समझा, सबसे पहले जो संविधान सभा का जो विचार है, जो MN रॉय का जो विचार था, फिर उसके बाद कांग्रेस ने जो उसका डिमांड करा 1935 में, जो कि उसको अपनाया गया 1946 में 45 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके लाए जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको वस्तुनिष्ठ संकल्पना बोलते हैं। इसमें संविधान की जो भी विचारधारा यानी विचार आइडिया वो सब इसी के अंदर है। एक तरह से बोला जाए कि देखिए संविधान के निर्माण होने से पहले संविधान में क्या क्या होगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था या फिर उसको समाहित करा गया था। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जो निकल कर आता है वो हमारा संविधान आता है, और बहुत सारी चर्चाएं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स होने के बाद हमारा जो संविधान है वो अस्तित्व में आता है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमने इस प्रोसेस को समझा। अब इस प्रोसेस को समझने के बाद अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो इसी की कड़ी में आगे जो बढ़ना होगा कि जो हमारा जो संविधान निकल के आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान निकल कर आया, इसकी क्या क्या कुछ विशेषता है, क्या इसकी फिलॉसफी है, क्या इसका विचार है, उसको समझना है। तो देखिए जो सबसे पहला जो विशेषता है जिसको मैंने नाम दिया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन नेशन। कि देखिए जो भारतीय जो संविधान है वो सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए हम अगर देखें संविधान को तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, कई बार लिखित संविधान होते हैं और कई बार अलिखित संविधान होते हैं। देखिए लिखित संविधान में भारत का संविधान आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान आ गया और भी बहुत सारे देशों का। अलिखित संविधान में आपका ब्रिटेन का संविधान आ जाएगा, ठीक है, इजराइल का संविधान आ जाएगा, न्यूजीलैंड का संविधान आ जाएगा। ये सब अलिखित संविधान है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा इसको। बाकी में और तो पहली विशेषता यही हो गई कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान। उसके बाद अगर हम बात करें, यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन और शासन करने के लिए एक व्यापक रूप से प्रदान करता है।
देखिए ये क्या करता है, ये आपको ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, किसके लिए, कि भारत में कैसा सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण, धार्मिक विविधता, जो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की उपासना पद्धति है, हर व्यक्ति अलग तरीके की समाज से आ रहा है, तो उन सबको जोड़ने और उन सबको उनके ऊपर शासन करने और उन सबको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही व्यापक रूप में लिखित संविधान है, ठीक है। जिसके अंदर हमने देखा कि देखिए 395 आर्टिकल्स थे शुरुआत में, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। अब वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, और जो भारत का जो संविधान है वो 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसको आज भी हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवर द टाइम देखिए इसके अंदर नो डाउट बहुत सारे आर्टिकल्स इंक्रीज हो गए, अब तो 400 से प्लस आर्टिकल है और 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कि मतलब संविधान में संशोधन, ये 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं, 100 से ज्यादा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए जो भारतीय संविधान है वो क्या है, एक जीवित संविधान है। जीवित मतलब समझ है या जीवंत समझते हैं, जो हमेशा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालता रहता है, अपने अंदर विकास करता रहता है, अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है। वो सभी पॉइंट्स पे हमने चर्चा कर ली है। देखिए जो कि आप सबको 12th क्लास में भी बताया होगा कि जो B.R. अम्बेडकर है, इनको एक तरह से चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके का फ्रेमवर्क होगा। देखिए जो हम दूसरी जो विशेषता पे आते हैं, यानी जो फीचर्स है विशेषता, दूसरी जो विशेषता यह है कि जो भारतीय संविधान क्या करता है, 3 प्रमुख जो सरकार के अंग है उसकी स्थापना करता है, ठीक है। इस्टेब्लिश द मेन ऑर्गन, ठीक है, मुख्य अंगों की स्थापना करते। तो जो दूसरा हमारा जो विशेषता है, विशेषता यानी फीचर्स, वो ये है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जितना भी जो संस्थाओं के बीच में कितना पावर किसके पास है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, उन सब के बारे में बोध कराता है, ठीक है। जो सरकार की जो 3 अंग है वो किस तरीके से अपने आपस में किस तरीके से कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन सब के बारे में उनकी जो कर्तव्य है, जो शक्ति है, उनका सामने स्पष्ट तौर पे रखता है। तो संविधान हमारा ये काम दूसरा उसकी एक तरह से विशेषता के तौर पे हम समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखें कि लेज डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पीपल रिलेशनशिप, कि देखिए जो शासन यानी जो सरकार और लोगों के बीच में जो संबंध होगा उसकी बुनियाद तय करता है, ठीक है, कि नागरिक और जो सरकार है उन दोनों के बीच में किस तरीके से संबंधित है, किस तरीके से दोनों का एक दूसरे का संबंध, उन सभी चीजों को वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कैसे? अब देखिए हमारा संविधान नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, और वहीं पे अधिकार देने के बाद वो कर्तव्यों को भी बोध कराता है कि नहीं, नागरिक का भी कर्तव्य सरकार के प्रति ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप है यानी शासन की बुनियादी संरचना और सरकार जनता संबंधों को निर्धारित करता है, यह हमारा तीसरा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम तीसरे फीचर्स की बात करते हैं। देखिए बहुत कम ही संविधान है जिसके पास प्रेम्बल है। देखिए जो हमारी जो प्रेम्बल है, जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, तो भारत की जो प्रस्तावना है यानी जो शुरू के जो वर्ड्स है, देखिए प्रस्तावना क्या है, एक तरह से संविधान का एक मिरर है, ठीक है, एक कुंजी है कि हाँ संविधान इस तरीके का है हमारे भारत का। पूरे संविधान को अगर नहीं पढ़ते तो केवल अगर हम प्रस्तावना को देखेंगे तो समझ आएंगे कि हमारा भारत किस तरीके से किस ओर बढ़ना चाहता है। जहाँ पे लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपन्न
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो हम देखें, जो हमारे जो प्रेम्बल है वो क्या करता है, भारत को एक संप्रभु यानी एक सॉवरेन, एक समाजवादी, देखिए समाजवादी यहाँ पे सेकुलर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एक कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बोलता है कि नहीं हम क्या है, एक वेलफेयर नेशन है, नेशन स्टेट है, एक स्टेट है। ठीक है, वेलफेयर का मतलब कल्याणकारी। यहाँ पे जो राज्य का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है बल्कि कल्याण करना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो उद्देशिका है, वो देखिए जो भारत में सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करती है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जैसे आइडियाज है, जैसे विचार है जिसके ऊपर हमारा जो भारत है वो खड़ा होगा। तो ऐसे विचारों को अपनी चिति में प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसी संदर्भ से ये जो प्रेमबल के अंदर ये वर्ड्स को इतना हाईलाइट करा गया है, जिसमें जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो गया, और साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अखंडता भी बनी रहे। तो इन आइडियाज से हमें पता चलता है कि भारत का जो उद्देश्य है कि उसे किस ओर आगे बढ़ना है, कहाँ उस कौन कौन से विचारों को उसे आगे लेके जाना है, तो ये आइडियाज हैं वो हमारे को क्लियर होते हैं और ये भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पे प्रस्तुत करता है संविधान प्रस्तावना के माध्यम से। तो तीसरा जो विशेषता हो गई यह हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए एक चीज और क्लियर है कि देखिए ये जो भारत की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, उसने टाइम टू टाइम यही डिक्लेयर किया है कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, संविधान उसका कोई कुछ ना कुछ मूल ढांचा है, यानी मूल ढांचा। उसके अंदर हम जो सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकती। अब देखिए ये जो मूल ढांचा है ये भी समय समय पे बदलता है। जैसे लोकतंत्र भारत संविधान का मूल ढांचा हो गया, इलेक्शन मूल ढांचा हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर ये मूल ढांचा हो गया, न्यायालय की निष्पक्षता मूल ढांचा हो गया, अहस्तक्षेप मूल ढांचा हो गया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं होगा भारतीय संविधान के। उसके बाद एक चीज और आप ये देखिए कि देखिए हमने जो शुरुआत करी है, वी द पीपल, ठीक है, जो हम संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो पावर है, जो इस लाइन से जो ये समझ में आता है कि जो पावर है वो किसके पास है, हम के पास है, हम लोगों के पास है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सत्ता का जो अंतिम मालिक है वो भारत के लोग हैं। ठीक है, भारतीय संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि अल्टीमेटली जो पावरफुल है वो भारत के लोग हैं, और शुरुआती लाइन भी यही है कि हम भारत के लोग। अब देखिए आगे चलकर हम अभी कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए जो आर्टिकल 1 है भारतीय संविधान का, जो आर्टिकल है उसने ये घोषित कर रखा है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए जो यूनियन टर्मिनोलॉजी है वो बहुत यहाँ पे डिफरेंट है। देखिए हमने फेडरल कहीं पे भी यूज नहीं करा, फेडरल हमने वर्ड क्या करा, यूज यूनियन। ठीक है, मगर अगर हम देखें तो भारतीय जो संविधान है वो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है, मगर यहाँ पे यूनियन वर्ड इसलिए यूज करा गया है कि हम ये चाहते हैं कि भारत एज ए स्ट्रांग रहे। ठीक है,
हम जो भारत क्या एक संगठित, जो अखंडित है, जो टूट नहीं सकता, एक मजबूत यूनियन की बात कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने ये बोला है कि नहीं, हाँ इसके अंदर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल होंगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे नेशनल लेवल पे होगी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी के माध्यम से हम भारत के जो निर्माता है उन्होंने बोला कि नहीं, भारत एक होना चाहिए, अखंडित भारत होना चाहिए। जैसे कि आप सबने सुना होगा कि देखिए स्टेट लेवल पे भी कुछ जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, फिर लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है। तो हम देखते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरलिज्म है, यानी जो ढांचा है वो कौन सा है, जो विकेंद्रीकृत ढांचा है या शक्ति का विभाजन का ढांचा मौजूद है, जो कि शब्द जो यूज कर रखा है वो संघ यूज कर रखा है। और अगर हम देखें जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसके अंदर क्या है कि जो विधायी सूची है कि ऐसे कौन से मैटर है जहाँ पे संघ बना सकता है कानून, ऐसे कौन से मैटर है जो राज्य बना सकता है, ऐसे कौन से मैटर है जो दोनों मिलके बना सकते हैं। अब देखिए संघ और राज्य, अब देखिए इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन क्या है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है, आपके किस में आ जाता है, कंकरेंट, मतलब समवर्ती सूची में। अब जैसे फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, और एग्रीकल्चर हो गया, ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया। यूनियन जैसे करेंसी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, ये सब यूनियन सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अब देखिए ये जो 7th शेड्यूल है, जिसमें यूनियन, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट के बारे में जो जिक्र करा गया है, इसका मीनिंग यही है कि एक तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड हो, कि कहीं पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है और कुछ मुद्दों पे राज्य सरकार बना सकती है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे शिक्षा हो गया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगी। और देखिए जो इंडिया का, इसीलिए जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है, कई बार जो संघवाद है, आप सभी ने सुना होगा, जो संघवाद है इंडिया का, संघवाद, वो कई बार क्वासी फेडरल के नाम से भी जाना जाता है, क्वाजाई फेडरल, यानी अर्ध संघात्मक राज्य। और कई बार इसी सिस्टम को, कई बार जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या जो सोशल थिंकर हैं, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पे भी बताते हैं कि ये जो फेडरलिज्म है इंडिया का, वो एक्चुअली वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसे संयोगात्मक संघवाद भी बोला जाता है, यानी सहकारी संघवाद। आगे हम विशेषताओं की बात करें, जो नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, एंड द सेंटर लेवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो कि इंडिया बाइकैमरलिज्म को फॉलो करता है, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अपर हाउस। और इसी कड़ी में अगर हम देखें इनका स्ट्रक्चर, देखिए लोकसभा जहाँ पे लोगों के द्वारा डायरेक्ट लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं लोकसभा में, वहीं राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो एमएलएज हैं, वो उनको चुनकर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर एमपी। तो यानी राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, जो एमपी होते हैं, वो इनडायरेक्टली चुने होते हैं। और वहीं पे अगर हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का रोल अगर देखें या फिर राष्ट्रपति की भूमिका देखें, तो राष्ट्रपति इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। कि देखिए वो सरकार और राज्य सभी का हेड है, यानी अध्यक्ष है, मगर वो केवल एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए जो पीएम है, वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी कार्यक्रम है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़े, वो सारा का सारा पीएम ही लीड करता है। और उस पर जो नाम होता है वो राष्ट्रपति का नाम होता है, यानी प्रेसिडेंट का नाम होता है।
इसीलिए कई बार इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसको बोला जाता है कि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि हम लोकसभा और राज्यसभा के उपरोक्त अब अगले टॉपिक पे अगले विशेषता पे बात करें कि देखिए एक इम्पार्शियल जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट करता है। जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एक इम्पार्शियल जुडिशरी होगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो उद्देश्य होगा वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको इंटरप्रेट करना। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या करेगा। दूसरा, एक तो व्याख्या करना हो गया, व्याख्या हो गया, ठीक है, व्याख्या। दूसरा क्या है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। ये एक तरह से गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि गार्ड करेगा, ठीक है। व्याख्या करना और गार्डियन, मतलब गार्डियन यानी उसको प्रोटेक्ट करना। और वहीं पे देखिए स्टेट लेवल पे भी जो भारतीय संविधान है वो राज्य स्तर पर भी हाई कोर्ट्स की स्थापना करने की पक्ष में है, या फिर वो अपने मैंडेट देते हैं। वहीं पे देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारी संसद है, जो पार्लियामेंट है, अगर कोई कानून बनाती है जो कि हो सकता है कि जो भारतीय जो संविधान है उसके किसी फीचर्स को या फिर किसी उद्देश्य को कहीं ना कहीं वायलेट करता हो, यानी कहीं ना कहीं उसको नकारता हो, तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उनके पास एक शक्ति है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, जिससे वो जो सरकार ने जो नियम कानून बनाया है उसको रद्द कर देती है, ये बोलकर कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, या फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हमारे संविधान निर्माता जो बोल के गए थे ये उससे विरुद्ध बात करता है। क्योंकि हिंदी स्लाइड ये रहा। देखिए जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर यानी विशेषता में से विशेषता एक ये है कि न्यायिक समीक्षा। देखिए जो कि हम बात करें, देखिए जो एक तरफ हमारी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी बहुत पावरफुल है। वहीं पे अगर हम बात करें जो यूएस में जो जुडिशरी है वो क्या है, वो बहुत पावरफुल है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूएस जुडिशरी ये दोनों पावरफुल है अपने अपने देशों में, ठीक है। जैसे अगर हम ब्रिटेन के अंदर बात करें या फिर ब्रिटिश यानी जो यूनाइटेड किंगडम है, अगर हम उसके अंदर बात करें तो जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो इतनी पावरफुल है कि अगर वो ये बोल दे कि दिन को रात और रात को दिन भी बोल दे तो वो भी स्वीकार्य हो जाएगा अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो यूएस की जो जुडिशरी है ना वो इतनी पावरफुल है, वो गवर्नमेंट को भी एक तरह से काउंटर कर सकती है, ठीक है। वहीं पे जो भारत है उसने क्या करा, इसने ना तो इस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करा, ना ही जुडिशियल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करा। तो इंडिया ने फॉलो क्या करा, इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू को फॉलो करा। जुडिशियल रिव्यू एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच का एक मिडल पाथ है। जैसे अमेरिकन जुडिशरी जैसे सुप्रीमेसी हो जाता है, वही पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच का एक पाथ है न्यायिक समीक्षा। इसलिए न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान में स्वीकार करा गया। और ये न्यायिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप सभी अपने एग्जाम में इस पॉइंट को अच्छे से इलैबोरेट करके देखिए क्यों हमारे जो संविधान निर्माता है वो इसके पक्ष में गए। देखिए शुरुआती तौर पे जो प्रोसेस था जजों का, जो जज की नियुक्ति होती थी, यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, वो क्या था, एकदम मुक्त रूप से होता था। मतलब यानी जो हमारी सरकार है उसका किसी भी तरीके का, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं होगा जुडिशियल प्रोसेस में। क्यों, अगर गवर्नमेंट का अगर हस्तक्षेप होगा तो क्या होगा, इसकी जो निष्पक्षता है न्यायालय की वो खत्म होगी, यानी सरकार का किसी न किसी रूप से दबाव होगा। तो इसी से फ्री रहते हुए राष्ट्रपति जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट होता है एक अलग सिस्टम से कि उनको करप्ट होने से बचाया जा सके, कि वो सरकार के दबाव में काम ना करें। वहीं पे अगर हम देखिए जो भारतीय जो व्यवस्था है धीरे धीरे चलते हुए
न्यायालय अपनी निष्पक्षता को बचाने के लिए कि सरकार का किसी भी तरीके से प्रभाव ना पड़े, उसने आज वर्तमान में एक कलेजियन सिस्टम है, यानी जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने आप को ही नियुक्त करने लगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, और एक ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन, इन दोनों ने करा क्या है कि जो भारतीय जो संविधान है वो जो भारतीय जो न्यायपालिका है उसको बहुत मजबूत कर दिया। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दूसरा हो गया आपका वो हो गया आपका जुडिशियल रिव्यू। तो इसने क्या करा, भारतीय जो न्यायपालिका है उसको कहीं ना कहीं यूएस की न्यायपालिका की तरफ मोड़ते हुए आगे बढ़ गए, क्योंकि अब जो जज हैं वो अपना जो अपॉइंटमेंट है वो खुद करते हैं, और केवल राष्ट्रपति को उसके ऊपर एक स्टंप लगाना होता है। तो ये हमारा जो पॉइंट था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, कौन सा 5वां या 6ठा है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से। देखिए, आगे की विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले आप देखिए, जो आगे जो विशेषता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। उसने भारत के नागरिकों के लिए लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध कराए। और ये कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हुआ। देखिए, जो भारतीय संविधान है, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर ये भी है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस तरीके के अधिकार है। और आप सब देखेंगे कि यहाँ इसमें भी कई बार टाइम टू टाइम बदलाव आया है। ठीक है, जैसे कि केवल और केवल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब वो हो सकता है कि जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो तो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स को ले लिया जाता है, जैसे इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। दूसरा यह है कि 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई थी कि नागरिक के 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, पहले 10 थी, अब वो 11 हो गई है कि केवल और केवल जो भारतीय नागरिक हैं वो केवल अधिकार के प्रति सचेत ना हो बल्कि अपने कर्तव्यों के भी प्रति सचेत हों। तो भारतीय संविधान इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करता है। आगे हम एक और जो विशेषता है, या फिर एक बहुत जो महत्वपूर्ण अनोखी विशेषता के तौर पे भी कई बार बोला जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या करता है, राज्य सरकार के लिए या फिर जो सरकार होती है उसके लिए दिशा निर्देश तय करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तौर पे बोला जाता है। देखिए, इसको शुरू से ही बोला गया है कि ये भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ठीक है, कैसे कि देखिए, ये यही तय करता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो किस दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, वो कौन सा पाथ अपनाए। ठीक है, तो इसी के अंदर आपको बहुत सारे जो सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, बहुत सारी चीजें कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों को फॉलो करना चाहिए, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए, वो सारे के सारे जो सिद्धांत है वो इसी के अंदर है। और देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में यही अंतर है कि देखिए, अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। और वहीं पे अगर देखिए, ये क्या है, ये राज्य के विवेकाधीन पे है कि राज्य, ये गवर्नमेंट चाहे तो इसे मतलब गवर्नमेंट अगर इसको पूरा करना चाहे तो वो कर सकती है, नहीं पूरा करती तो इसके लिए सरकार को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या है, लोग हर 5 साल में उसको अपने शक्ति से, पावर से हटा दे अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं करी। तो इसको न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया बल्कि लोगों के समक्ष रखा गया कि अगर कोई सरकार इसको फॉलो नहीं करती है तो लोग उसको
उस सत्ता से हटा दे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या सिद्धांत है? देखिए इसके अंदर ये है कि जो भारत सरकार है उसको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। न्याय, देखिए देखो ये जो डीपीएसपी ये न्याय संगत नहीं है, यानी अगर कोई सरकार अगर इसको पूरा नहीं कर रहा तो हम इसके लिए पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, बल्कि ये क्या है, लोग इसका निर्णय करेंगे। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, हर सरकार को वोट डालना होता है, तो आप वो चयन करें। ठीक है, और क्या है, ये क्या है, एक न्यायपूर्ण और समतावादी राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम ये देखते हैं, देखिए एक तरफ तो ये इंडिविजुअल राइट और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय। तो व्यक्ति को भी अधिकार किस तरीके से दिए जाए और साथ ही साथ हमें सामाजिक स्तर पर भी सामाजिक न्याय स्थापित करना है। तो दोनों के बीच में क्या है, ये एक संतुलन पैदा करता है। अब देखिए जो अगली विशेषता यह है कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे अलग अलग स्वायत्त यानी ऑटोनमस संस्थाओं की स्थापना करता है। ये क्या है, एक और विशेषता है भारतीय संविधान की। अब देखिए आप सबने कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, सीएजी का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो संविधान स्थापित करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये भी एक संस्था है। तो बहुत सारी ऑटोनोमस संस्थाओं की स्थापना करता है भारतीय संविधान। ठीक है, किस लिए करता है कि देखिए सरकार की निगरानी करी जाए या सरकार को फैसिलिटेट करा जाए, सरकार अपने क्रियाओं में आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया कि नियुक्ति करने के लिए लोगों को, सीएजी हो गया ऑडिटर जनरल यानी सरकार की एजेंसियों को ऑडिट करने के लिए। तो अगर हम इसी में अगर आगे बढ़े तो देखिए जो अमेंडमेंट करना है यानी संविधान संशोधन करना है, तो भारतीय संविधान ने ये भी स्पष्ट कर रखा है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, मगर जो मूल ढांचा है संविधान का, मूल ढांचा जो कि कौन तय करेगा, मूल ढांचा सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। मूल ढांचा जो है वो कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और कैसे हो सकता है मूल ढांचा, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, इलेक्शन हो गया, फेडरलिज्म हो गया, ये मूल ढांचा है। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें हम मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, और बाकी हम संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। और करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको, यानी 100 में से 67 लोगों के आसपास आपकी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो संविधान में संशोधन के लिए भी प्रावधान है, ये भी एक विशेषता है भारतीय संविधान की। भारत में जिस प्रकार से विविधता है, जटिलता, इन सभी के बावजूद भारतीय संविधान क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कहीं हद तक एक सफल संविधानों में से एक है, जिसने दुनिया भर के विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित करा है और प्रभावित करा है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास इतनी विविधता, इतनी जटिलता होने के बावजूद एक संविधान वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने देखे कि भारतीय संविधान के ये फीचर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि देखिए भारतीय संविधान की फिलॉसफी क्या है, यानी उसका एक बोल सकते हैं कि अगर हम कुछ शब्दों में बता सके तो क्या है वो फिलॉसफी, क्या है। तो देखिए जो भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी है वो, उसको हम एक शब्द में अगर बोले तो प्लूरलिस्टिक है। ये वर्ड भी आप लिख के आइएगा, प्लूरलिस्टिक, यानी बहुलवाद। यानी अगर हम इसमें देखें तो उदारवाद, आप सब देखेंगे उदारवाद, लोकतंत्र, समतावाद, पंथ निरपेक्षवाद, संघवाद, ये सभी के तत्व शामिल हैं। और वहीं दूसरी ओर देखिए तो ये सामुदायिक मूल्यों को अपनाता है, जो समुदाय के मूल्य, उस कम्युनिटी के मूल्य, और किसकी वकालत करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अक़लियत है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वंचित वर्ग है, उनको संबोधित करता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो माइनॉरिटी वर्ड है, जो माइनॉरिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। ये हो सकता है कि रिलीजियस सेंस में भी माइनॉरिटी हो सकता है, लैंग्वेज सेंस में भी हो सकता है, और किसी कल्चर सेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो ये यही बात कर रहा है कि
जो भारतीय संविधान है वो जो सामूहिक मूल्य होते हैं या सामुदायिक मूल्य होते हैं उनको भी अपनाता है, और दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक हैं, वंचित हैं, उन सबों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। और ये सब आगे बढ़ के एक राष्ट्रीय पहचान सुनिश्चित करता है जिसे हम भारतीयता कहते हैं। ठीक है। और एक बार अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करें, जो भारतीय संविधान के कुछ जो सिद्धांत है वो क्या है, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, कमिटमेंट टू पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया। और जो ये जो हमें अगर कोई मान लीजिए जैसे ये जो विचार है यानी स्वतंत्रता, समानता, इन सब के विचार को किस तरीके से हमें लागू करना है, एक शांति लोकतांत्रिक तरीके से। ये नहीं कि एकदम से आप जबरदस्ती नहीं, शांति प्रिय लोकतांत्रिक तरीके से हम इन सब चीजों को स्थापित करें। तो फिलॉसफी अगर मैं बात करूं, जैसे कि कई बार बोलते अनेकता में एकता हमारी ताकत है, तो प्लूरलिस्टिक है जो भारतीय संविधान क्या है, प्लूरलिस्टिक है। यानी वो सभी जो मूल्य हैं, यानी चाहे वो समाजवाद के मूल्य हो, चाहे उदारवाद के मूल्य हो, चाहे लोकतंत्र के मूल्य हो, चाहे समतावाद के मूल्य हो, चाहे पंथ निरपेक्ष के मूल्य हो, चाहे संघवाद के मूल्य हो, सभी के मूल्यों को समाहित करता है और एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है जहाँ पे एक तो व्यक्ति, इंडिविजुअल, और वहीं पे सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, दोनों में हम क्या कर सके, दोनों में हम एक तरह से संतुलन स्थापित करें। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। और देखिए, और अगर इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये पक्षधर है। दूसरा सामाजिक न्याय जो मैंने बात करा है, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना है। और तीसरा क्या है कि जो भारत की जो विविधता है, यानी भारत देखोगे बहुत चीज़ों में विविध है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने में विविधता है, और जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार, इन सबको क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, पंथ निरपेक्षता को आगे बढ़ाता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सभी को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, उसके बावजूद ये सभी लोगों को एक वन वोट वन वैल्यू यानी एक वोट उसका एक मत का वैल्यू प्रदान करता है, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, असमानता के। और वहीं पे अगर हम बात करें तो कई बार यही बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी और वन इन मैनी। और अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की फिलॉसफी में अगर हम प्लूरलिज्म के साथ और कोई वर्ड ऐड कर सके तो जो एक तो हो गया आपका प्लूरलिस्टिक, ठीक है। दूसरा हो गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वन एंड मैनी, ठीक है। और ये आप प्रेम्बल से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत किस तरीके के राज्य की संकल्पना करता है, कि हम भारत के लोगों का अर्थ है भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की अधिकार भारत, ठीक है। प्रस्तावना स्पष्ट शब्दों में घोषित करती है कि इसके अंतर्गत सभी प्राधिकार यानी शक्तियों का स्रोत संविधान भारत के लोगों का है, भारत के लोगों को देता है। सब शक्तियों का स्रोत कहाँ है, भारत के लोगों के पास। इस जो शक्ति का केंद्र है वो भारत के लोगों के पास, और किसी के पास नहीं। और अगर आप अपने आंसर में इस तरीके से भी अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए प्रेम्बल इस तरीके के भारत इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि सारे जो सिटीजन हैं वो बराबर हैं। लिबर्टी का मतलब ये है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले अपना विकास करने के लिए। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि सॉवरेन का मतलब यहाँ पे ये है कि कंट्री इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, ठीक है। सेकुलर, स्टेट डज नॉट हैव एनी रिलीजन, राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक यानी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल्स, जो MP MLA जो है वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हुए हैं उन्होंने जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें, भारतीय संविधान के अगर फीचर्स की बात करें, जो डॉक्टर सुभाष कश्यप है
उन्होंने ये बोला है कि जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, यानी बहुत ही एक उत्कृष्ट दस्तावेज है, बहुत ही उत्कृष्ट दस्तावेज है और बहुत ही अनोखा है। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो कि हमने पहले बात करा था कि अगर हम फीचर्स की बात करें तो 1.1 में देख सकते हैं हम कि लॉन्गेस्ट रिटर्न, जो कि हमने बात कर लिया। पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि लोगों के पास में अल्टीमेटली पावर है। ठीक है। और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत। उसके बाद हम देखें कि जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अगर संवैधानिक संशोधन करना है तो उसमें क्या है, 2/3 की जरूरत है, और कुछ कुछ मामलों में केवल सिंपल मेजोरिटी से भी पास करा जा सकते हैं। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी यानी आर्टिकल 3 to 6 के अंदर सभी को वोट का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू उपलब्ध कराया गया है। आगे जो एक इम्पोर्टेंट विशेषता कह सकते हैं कि भारत में कोई भी डबल सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अगर वो किसी गांव में है, राज्य में है या फिर शहर में है, सभी के पास सिंगल सिटीजनशिप है, ओनली इंडियन यानी भारतीय। किसी के पास भी डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है। नो डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का अभाव है भारत के अंदर, की एकल नागरिकता है। ये हमने इस वाले टॉपिक को हमने बात कर ही लिया था कि देखिए इम्पार्शियल है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसके बाद है कि जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करा था कि भारत का कुछ मूल ढांचा है, तो मूल ढांचा क्या है, वो अनअमेंडेबल है, यानी उसके अंदर सरकार किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी अल्टीमेट जो पावर है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। तो इसी जो आज का जो हमारा सेशन था, जो कि आप सबने अभी तक करा, तो इसके अंदर हमने यही समझा कि जो हमने शुरुआत करी कि सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ से आता है, M.N. रॉय के जो विचार से, जो संविधान सभा का जो विचार आता है। फिर संविधान सभा का गठन होता है, जो कि हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। फिर तीसरे में हमने देखा कि जो संविधान की जो आखिरकार जो चेतना है, जो विचार है, यानी जो आत्मा है, वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो संविधान निकल कर आता है, जो 26 नवंबर 1949 को जो लागू हुआ है 1950 में 26 जनवरी को, तो उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, और ये सभी हमने विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। जितने भी विशेषताएं थी लगभग सभी विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा करी। तो इस तरीके से जो आपका जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी हमने, प्रेम्बल की बात करी कि प्रेम्बल में है क्या, तो इन सब के बारे में बात करने के बाद जो आपका जो पहला टॉपिक है, जो आपके पेपर का जो पहला टॉपिक है, वो लगभग यहाँ पे कवर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस इनिशिएटिव को।